नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स गेट द फ्यूचर। शिक्षा मनोविज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बाल्यावस्था की अगली कड़ी को पढ़ते हैं और आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, प्रीवियस क्लासेस आपने देखी होंगी। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहे। और उसके बाद अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज की क्लास में। हम बाल्यावस्था पढ़ रहे थे। बाल्यावस्था की हमने पिछली क्लास में हमने बातें की थी, उनकी परिभाषाओं के बारे में और बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। हम इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं, अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आज आपकी पहली क्लास है, तो फिर भी बता देता हूँ। हम अभिवृद्धि, विकास, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। शेषावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। कम से कम अपनी 10 से क्लास हो चुकी हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके देख सकते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस डिटेल से डेली क्रम के अनुसार आपको मिल जाएंगी। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको अगर समझ में आ गई है। अब चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम बाल्यावस्था पढ़ रहे थे और बाल्यावस्था में क्या पढ़ेंगे हम अपन? बाल्यावस्था की विशेषता। अब हम क्या पढ़ेंगे? बाल्यावस्था की विशेषता। हमने कल 2-4 विशेषता या फिर 2-4 उपनाम, उसके उपनाम बोल दिया, विशेषता बोल दिया, एक ही बात है। उपनाम, अभी उपनाम पढ़ रहे थे बाल्यावस्था के, क्या क्या बोलते हैं। तो बाल्यावस्था के उपनाम पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको 2-4 नाम बताए थे कि विद्यालय की अवस्था होती है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था होती है, ऐसे कुछ बताए थे। काम प्रवृत्ति की जो प्रसुप्ता अवस्था होती है, समलैंगिकता की अवस्था होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्या होती है बाल्यावस्था की विशेषता। विशेषताओं की कड़ी में हमने पहले कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसको अब कुछ जो परिभाषा है ना, परिभाषाओं के अनुसार लेते हैं। अब जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, मैंने आपको बताया था ना कि संवेगात्मक दृष्टि से बालक के जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। बताइए ये परिभाषा देने वाले कौन थे? अगर आपने कल की क्लास अच्छी तरीके से पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा, मैंने लिखवाया था, यही इसी जगह लिखवाया था कि जो बाल्यावस्था होती है वो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। मैंने कुछ बताया था, कोल एंड ब्रूस। तो किसकी परिभाषा थी वो? कोल एंड ब्रूस की। तो बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल कैसे? एक तो इसमें बच्चा नए नए, अब आज क्या करें, कल मैंने आपको एक साथ 5 पॉइंट लिखवाए थे, उनको समझा था। आज एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। जीवन का अनोखा काल कैसे है? मैंने बताया था आपको कि बच्चे के इमोशंस होते हैं ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं। बच्चे हमारे सामने उमड़ के आएंगे, हमारे सामने उभर के आएंगे। अब जब बच्चा उन इमोशंस को हमारे सामने जब प्रकट करेगा तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। अगर हमने उसकी इमोशंस को दबा दिया उसके बाद बच्चा दोबारा वो काम नहीं करेगा। वही थे बच्चे में अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। बच्चे से बहुत सारी माइंड लगाता है कि इस तरीके को ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। वो क्या होता है? इसका अनोखा काल होता है। तो बाल्यावस्था कौन सा है? जीवन का अनोखा काल है। क्लियर? उसके बाद बताया था आपको प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, या विद्यालय की अवस्था बोल दीजिए या प्राथमिक विद्यालय की अवस्था बोल दीजिए, एक ही बात है। प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कैसे? जब मैंने आपको शेष अवस्था पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो विद्यालय पूर्व अवस्था कौन सी होती है? शेष अवस्था होती है। लेकिन ये कैसी है? ये प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है। प्राथमिक विद्यालय कैसे? कि इसमें बच्चा पहली बार स्कूल जाने लग जाता है। लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। अब बताइए 6 वर्ष के बच्चे का पहली बार एडमिशन करवा दिया अपन, तो जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाएगा तो इसको पहली बार पढ़ेगा तो कौन से में पढ़ेगा? प्राथमिक स्कूल में पढ़ेगा। तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। प्राइमरी में कौन से होते हैं? विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। तो क्या बोलते हैं इसको? ये विशेषता भी किसकी है? प्राथमिक स्कूल की। या विशेषता के बजाय अगर इसको उपनाम पढ़े वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जीवन का अनोखा काल, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। उसके बाद इसको अगले बोलते हैं कि या मतलब निर्माणकारी काल। मैंने आपको बताया था निर्माणकारी काल। निर्माणकारी आयु कैसे? कि मैंने जब शेष अवस्था पढ़ाई थी तो मैंने कहा था ये भावी जीवन की आधारशिला होती है। शेष अवस्था भावी जीवन की क्या थी? आधारशिला। अब जब उसमें हमने किसी भवन की नींव रख दी, अब नींव के बाद निर्माणकारी क्या? अब उस नींव के ऊपर हमें मकान खड़ा करना है, बिल्डिंग बनानी है। अब वो जो बिल्डिंग हम बनाएंगे तो उसमें
हम जिस तरीके का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जितनी मजबूत हम उसको रखेंगे, नींव तो हमारी मजबूत है ही, अगर उसके ऊपर हम चिनने वाले जो जब हम उसको मकान को बनाएंगे तो मकान की जो दीवार है वो दीवार हम जितनी मजबूत रहेंगे तो उतना ही बच्चे का भविष्य भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो निर्माण कार्य अवस्था, इसे बच्चे खूब सारी क्रिएटिविटी करते हैं और उनकी जितनी क्रिएटिविटी को वो उभारेंगे उतना ही बच्चे के भविष्य का निर्माण अच्छा होगा। तो जीवन का अनोखा काल, प्राथमिक विद्यालय और निर्माणकारी अवस्था, 3 बातें समझ में आ गई। प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, जीवन का अनोखा काल और निर्माणकारी अवस्था। उसके बाद अगला आता है व्यक्तित्व निर्माण की आयु। व्यक्तित्व निर्माण की आयु कैसे कि बच्चा इसमें व्यक्तित्व अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करेगा। पर्सनैलिटी कैसे कि बच्चा अच्छे अच्छे संस्कार सीखेगा। आपने बच्चे को जिस तरीके के मैनर्स दिए बच्चा उनको सीखेगा। अगर बच्चा कहीं गलती कर रहा है कुछ मैनर्स में उसको सिखाएंगे तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी कैसे समाज में, मतलब जैसे बड़े लोग हैं, अब बड़े लोग हैं तो बच्चों को हम क्यों कहते हैं कि आज तो भाई बच्चा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो कोशिश करता है कि बड़े लोगों जैसा, पापा जैसा कर रहे हैं वैसा मैं करूं। तो यानी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उनके जैसा बनने की वो कोशिश कर रहा है। वो कभी कभी फिल्में देखेगा, फिल्में देख रही वो हीरो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूं, ऐसे तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो व्यक्तित्व के निर्माण की व्यवस्था कौन सी होती है? यही बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल भी बाल्यावस्था, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था बाल्यावस्था, निर्माणकारी अवस्था बाल्यावस्था और व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था भी कौन सी होगी? बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा सामने चीजों को देख करके इमेजिनेशन कर सकता है। चीजों को देखेगा और देख करके कि चिड़िया है, चिड़िया ऐसी होती है ऐसी होती है, सामने उन चीजों को देखेगा, देख करके बच्चा उनके बारे में सोचेगा। अमूर्त चिंतन की इसमें कोई बात नहीं की है, मूर्त चिंतन की अवस्था है। बच्चा, मूर्त का मतलब उसके सामने कोई चीज की रूप सामने उसका होगा, उसके बारे में बच्चा चिंतन करेगा। तो कौन सी अवस्था है मूर्त चिंतन की अवस्था? मूर्त चिंतन की अवस्था है कौन सी? बाल्यावस्था। और इसके बाद मैंने जब आपको शेषो अवस्था बताई थी तो उसमें मैंने बताया कि दल से टोली पूर्व अवस्था, या तो ये कौन सी है? दल या समूह की अवस्था। दल या समूह की अवस्था। जब मैं आपको शेष अवस्था बताया था तो उसमें मैंने बात कही थी कि ये समूह से पूर्व की अवस्था है। इसमें बच्चा समूह नहीं बनाता, लेकिन बाल्यावस्था में आकर के बच्चा अपनी गैंग बना लेता है। गैंग मतलब वो नहीं कि ये जो लड़ाई दंगे वाली, हाँ लड़ाई दंगे भी करते हैं, लेकिन अपना एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप पे, और ग्रुप में भावना इतनी अच्छी होती है इनकी कि किसी दूसरे ग्रुप वाले को इसमें एंट्री नहीं देते। उसी ग्रुप के साथ रहेंगे और दूसरों को अगर आना चाहे ना उसको बुला भी लेंगे कि हाँ आजा हमारे साथ रहे, उसको खुद की गैंग में शामिल कर लेंगे। तो दल या समूह की भावना होती है, आपस में एक ग्रुप में रहकर काम करते हैं। खेलना हो तो ग्रुप में रह खेलेंगे, कुछ खाने पीने का सामान तो ग्रुप में रह करके आपस में चीजें बांटेंगे, बांट के उनको खाएंगे। तो दल या समूह की अवस्था भी कौन सी होती है? ये बाल्यावस्था होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैं आपको कल बता चुका हूँ समलैंगिकता, मैंने आपको कल बता दी। समलैंगिकता एक बार फिर लिख देता हूँ अगर आपने कल नहीं लिखी हो तो। समलैंगिकता, अगर आपने में से कल कोई पॉइंट आ गया हो ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आज दोबारा पढ़ लेते हैं। समलैंगिकता की अवस्था, ये मैं कल आपको समझा चुका हूँ कि बच्चे में इसमें समान लिंग वाले के प्रति मतलब ऐसे अच्छी भावना होती है, लड़का लड़कों से अच्छा रहना, हालांकि सभी एक साथ रहते हैं बट इनमें कोई आपस में भेदभाव वाली भावना नहीं होती है। उसके बाद संग्रह करने की आयु, मैंने आपको बताया था कि जो जब आपको बताया संचय काल, तो संग्रह करने की आयु संचय काल बोल दीजिए, फिर संग्रह की आयु बोल दीजिए। संग्रह की आयु, इसमें बच्चा अलग अलग चीजों का कलेक्शन करता है, अलग अलग चीजों का करता है कलेक्शन करता है। कांची गोलियां इकट्ठी कर ली, लकड़ी के तिनकों को इकट्ठा कर लिया, माचिस की डिब्बियां इकट्ठा कर ली, गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर लिए। तो संग्रह की आयु होती है, कौन सी आयु होती है? यही बाल्यावस्था संग्रह की आयु तो होती है। जीवन का अनोखा काल, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था, मूर्त चिंतन की आयु, दल या समूह की आयु, समलैंगिकता की आयु और संग्रह की आयु कौन सी होती है? सारी ये होती है बाल्यावस्था। उसके बाद वैचारिक क्रियावस्था मैंने आपको बता दी। वैचारिक क्रियावस्था मैंने आपको बताई थी कि इसमें बच्चा अलग अलग आपके सामने विचार प्रस्तुत करता है, अपने आपके सामने अलग अलग विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों के विचारों को भी दबाइएगा मत। आपके सामने जैसी बातें लेकर के आ रहा है उसकी बातों को प्रोत्साहन दीजिए, बच्चा और नई क्रिएटिविटी लेकर के आएगा। तो वैचारिक क्रियावस्था हो गई। उसके बाद खेल की आयु, हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ कुछ चीजें अगर रिपीट हो रही होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको सही से नोट करें।
और कैसे खेलना पसंद करेगा? ग्रुप में खेलना पसंद करेगा। कैसे खेलना पसंद करेगा? ग्रुप में। तो बच्चे की खेल की आयु है, बच्चा इसमें किसमें? ग्रुप की भावना से, मतलब ग्रुप में खेलना पसंद करेगा। किसमें खेलना पसंद करेगा? ग्रुप में। तो जीवन का अनोखा काल, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, दल या समूह की अवस्था, समलैंगिकता, संग्रह की आयु, वैचारिक क्रिया अवस्था, खेल की अवस्था, ये सारी की सारी कौन सी होती है? ये सारी की सारी कौन सी है? आपके बाल्यावस्था की। क्लियर? आगे चलता हूं मैं। उसके बाद मैंने आपको एक बार छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता, किसकी परिभाषा थी? जेएस रोज की अपनी गलत हुई थी। छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता। छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की यदि बात करते हैं कि इसमें बच्चा सोचता है, ये मैं चीजें आपको फिर पहले बता चुका, मैं दोबारा बता रहा हूं कि मिथ्या परिपक्वता, बच्चा इसमें सोचता है कि मैं मैच्योर हो गया, बच्चा इसमें सोचेगा कि मैं परिपक्व हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से परिपक्व नहीं होता है। तो बच्चा इसमें सोचता है कि मैं परिपक्व हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से बच्चे में परिपक्वता नहीं आई है। तो कौन सी होती है? इसमें खेल की आयु के बाद मिथ्या परिपक्वता से बच्चा सोचता है कि मैं परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, बड़ों जैसा काम कर सकता हूँ, लेकिन वास्तविक उसमें परिपक्वता अभी तक नहीं है। तो मिथ्या परिपक्वता। फिर छद्म परिपक्वता की अवस्था में कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। उसके बाद एक और परिभाषा बताई थी मैंने किलपैट्रिक की, प्रतिद्वंदात्मक सामान्यीकरण। प्रतिद्वंदात्मक सामान्यीकरण की अवस्था होती है। कौन सी? यही बाल्यावस्था। इसमें प्रतिद्वंदात्मक सामान्यीकरण मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि घर में एक बच्चा है, उससे एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा है। छोटे बच्चे की तरह करेगा तो घर वाले कहेंगे अभी तो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। और जब बड़े बच्चे की तरह करेगा तो घर वाले कहेंगे अभी तो बड़ा नहीं हुआ, बच्चा है। अब बच्चा जाए कहाँ? तो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई, द्वंद्व है। और फिर उस द्वंद्व में वो सामान्यीकरण, वहां पे भी मतलब अपना स्थायित्व दिखाता है कि छोटे बच्चे की तरह भी रहता है, बड़े की तरह, दोनों का मिक्स रूप रहता है, कॉम्बो, बाय वन गेट वन फ्री। तो वैसे प्रतिद्वंदात्मक सामान्यीकरण की अवस्था होगी, यानी उसके बीच में भी कैसे व्यवहार करेगा? सामान्य तरीके से व्यवहार करेगा। तो कौन सी होगी? प्रतिद्वंदात्मक सामान्यीकरण की अवस्था होगी। कौन सी होगी? बाल्यावस्था। उसके बाद मैं अगली बात करूंगा शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था। मैंने आपको बताया था कि इसमें बात मैं बताऊंगा इसको और डिटेल में। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था कैसी है? महत्वपूर्ण अवस्था। शेष अवस्था में तो हम बालक स्कूल नहीं गया था, बालक घर पे कुछ सीख रहा था, जो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके नाम वगैरह सीख रहा था। लेकिन इसमें बालक जब स्कूल जाने लग गया, अब जब बालक का वहाँ जो बेस बनेगा ना स्कूल में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, जो L1 के होते हैं, उनका दायित्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े वालों के पास तो वो जाते हैं जो उन्होंने उनको तैयार करके भेजा है, और वो जो नींव तैयार करने की जिम्मेवारी इतना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम समझते हैं कि बच्चे को आगे जाकर के बच्चा तभी रिजल्ट देता है जब नीचे वाले उसका पूरा काम करते हैं। श्रेय उनको जाता है, लेकिन मेहनत वास्तविक रूप से उनकी होती है। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसमें हूँ इसलिए नहीं कह रहा, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी शैक्षिक दृष्टि से कि बच्चे का आधार यहाँ होता है, ये आधार जब बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होगा ना, तब बच्चा आगे जाकर के ज़्यादा काम करेगा। तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कैसे? क्योंकि इसमें बच्चे की जो एजुकेशन है उसकी नींव रखी जाएगी, और शिक्षा की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही बच्चा आगे जाकर के ग्रोथ करेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट जिज्ञासा। जिज्ञासा की अवस्था एक इसे लिख रहा हूं मैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा की अवस्था, उत्पात की अवस्था। जिज्ञासा की अवस्था एक होती है उत्पात की। पहले जिज्ञासा की बात करता हूं। बच्चा इसमें अलग अलग आपके सामने क्वेश्चंस लेके आएगा, बहुत सारे, हर एक जगह। हम जब कई बार ऐसे क्लास में बैठते ना, तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों से जुड़ाव जितना ज़्यादा होता है ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये वहाँ क्यों गया, ये उसके साथ कैसे हुआ, ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। मतलब 1000 तरीके के डाउट, और उनके डाउट को जितना सोल्व करते ना, उतना ही बच्चा हमसे ज़्यादा जुड़ता है, उतना ही बच्चा ज़्यादा पढ़ता है। तो जब भी बच्चा आपके सामने क्वेश्चन लेकर गया, तो बच्चे को धमकाइए मत, उसको डराइए मत, क्योंकि उसका मासूम मन नहीं जानता कि क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, तो यकीन मानिए थोड़े टाइम बाद उसके क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो आपके लिए बहुत मतलब ऐसे लगेगा कि वास्तव में मेरा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सोच रहा है। तो जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा इतनी होती है और उसमें जिज्ञासा पैदा कीजिए। आपने मान लीजिए उसको ABCD डाल के दे दी कि ABCD उसको याद है पूरी, अब आप बच्चे को A B फिर छोड़ दिए C 3 खाली छोड़ दिए, फिर लिख दीजिए बीच वाला कि बच्चा सोचो कि यहाँ खाली क्या रह गया, यहाँ खाली क्या रह गया। फिर आपको गिनती सिखानी है, उस तरीके से मत सिखाइए 1 2 3 4, एक छोटे ऐसे आकृति बनाइए कि 1 2 फिर हो गया, बताओ कि क्या। अब बच्चे के दिमाग में आया कि इस रास्ते पे जाना है, लेकिन ये बीच वाले 2 मेरे को मिल जाए ना, मैं रास्ता कवर कर पाऊँ। तो उसमें जिज्ञासा, बच्चा सोचेगा, एक्टिव होगा जितना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे स्कूल का। अब देखिए, मैं स्कूल के एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि बच्चों पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पहली क्लास में और दूसरी क्लास में 2 लड़कियाँ जुड़वा ट्विंस हैं, बट वो एक पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ती थी तो वहाँ से कुछ नहीं आया, फिर उसको यहाँ हमारे पास ले आया। तो एक वो उसको पहली क्लास में कर दिया, दूसरे ट्विंस हैं, उनका एक छोटा भाई हो रहा है। वो छोटा भाई हालांकि आंगनबाड़ी में आता है वो, लेकिन वो उनके साथ बैठता है। अब मैं जब उनको मतलब ABCD डाल के दी, फिर उनको एप्पल वगैरह वो सिखाए, उसके बाद पूरी फिर संडे मंडे सिखाए। अब वो बच्चा जब उसको संडे मंडे सिखा रहा था ना, तो मैं रोज़ उनको डाल देता, मान लीजिए आज संडे की स्पेलिंग डाल दी या फिर मंडे की डाल दी। अब मंडे की डाल दी, फिर अगले पेज में संडे मंडे। अब वो बच्चा उनके साथ बोलता बार बार संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे कर। तो शुरुआत में संडे बोलना सीख गया, फिर मंडे बोलना सीख गया, फिर ट्यूसडे उसको आता नहीं था। अब उसने 1 2 बार गलत बोला, लेकिन मैंने बच्चे को टोका नहीं, उसने गलत बोला, जैसा बोला गलत बोला, सही बोला उसको बोलने दिया, फिर एक बार उसको सही बता दिया कि ऐसा होता है। अब वो बच्चा पूरे संडे मंडे बोलता है, हालांकि उसको स्पेलिंग नहीं आती, आंगनबाड़ी में है, लेकिन फिर भी वो संडे मंडे बोलता है, पूरी गिनती बोल लेता है वो, और पूरे एप्पल से लेकर जेड तक की उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाओं को दबाया नहीं, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी, उसकी जिज्ञासा को हमने और बढ़ाया और उसके अकॉर्डिंग बच्चा। उस पर उत्पाद की अवस्था, सीधी सी बात है, बाल्य अवस्था में बच्चे जितने कुचमाद करते हैं सबसे ज़्यादा करते हैं। बच्चे इतने शरारती होते हैं। अभी जब कोरोना का टाइम था ना, तो स्कूल्स वगैरह बंद थी, तो बच्चों ने इतने इनको उत्पाती वीडियो है, अरे मतलब चूल्हे के ऊपर, अपने घरों में चूल्हा होता है उसकी साइड में वो होता है ना, मतलब उसने पानी का मटका सेट किया होता है और उसी के अंदर पानी गर्म होता है, मटका अंदर चूल्हे के अंदर सेट रहता है साइड में, उसके अंदर बैठ गया। अब वो बैठ तो गया, वापस नहीं निकल पाया, क्यों? क्योंकि अंदर फंस गया। अब ऐसे ऐसे जुगाड़ू, उत्पाद की भी हद होती है। कुछ माद फुल जचा के, कहीं किसी पेड़ पे चढ़ गया, किसी के पत्थर मार दिया, कहीं भाग गया, किसी के ट्रॉली, अपने गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली चलते ना, उनके पीछे लटक गया, किसी के घर पे जा गया, साइड में कुछ लिख आया, ऐसे मतलब तरह तरह की शरारत करते हैं और घर पे शिकायतें आती हैं उनकी। तो ये मत सोचेगा ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी एज है, ये मासूम मन है, जितना कूदता है। आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना होगा, उन्होंने जितनी शरारतें की थी बचपन में, उतनी शायद अपन उसके 1-2% नहीं करते। तो वही बात कि जिज्ञासा की अवस्था और उत्पाद की अवस्था कौन सी होती है? यही बाल्य अवस्था होती है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करके बताइए, थम्स अप करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। चीजें आपको समझ में आ रही है? सारी चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं? आगे चलते हैं। उत्पाद की अवस्था हुई, उसके बाद अगली बात आती है नकारात्मक अवस्था। अब यहां जाकर के आपको होता है कि बच्चे में अब तक सारी चीजें पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव चीजें कैसे है? नकारात्मक अवस्था। उसके बाद अगले में आपके सामने बात करूंगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है? नकारात्मक अवस्था होगी एक आपके सामने, एक हो गई यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है। नकारात्मक अवस्था कैसे? कि एक तरीके से हो गया कि बच्चा, इसमें हम कोई भी उसको काम करते हैं ना, तो बच्चा हम नहीं चाहते उसके बावजूद जिद करता है। छोटा बच्चा होता है, उसको हम किसी काम के लिए मना कर दें, ऐसा काम नहीं करना, बच्चा उसको दोबारा करेगा, फिर मना करते हैं, फिर दोबारा करेगा, नेगेटिव। दूसरी बात, हमने मान लीजिए बच्चे का बच्चा हमारे सामने कोई जिज्ञासा लेकर के आया, हमने उसको धमका दिया, अब बच्चे के सामने उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव तो वो अलग चीज की, यार नहीं मैं तो इससे नहीं पूछूंगा या नहीं बताते, तो वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चे का, ठीक है ना। तो कोई इसको, मेरा पता है कि उसकी जिज्ञासा को दबाइए मत, उस जिज्ञासा को अपने सामने आने दीजिए। तो नकारात्मक अवस्था। यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो चीज हमारे सामने जैसी होती है उसको उसी रूप में सोचना। यथार्थ, जैसा उसका अर्थ होता है वैसा ही, उसका डबल मीनिंग बात नहीं कि मतलब कोई बात क्या बोल रहा है और कहना क्या चाह रहा है, वैसा शब्द नहीं, जो उसके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं वैसा ही बोलेगा। और इस समय अगर बच्चे को उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण अगर हम सही रखने देते ना, तो बच्चा लाइफ टाइम झूठ बोलेगा ही नहीं। कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है। अब जब मान लीजिए अगर पड़ोस वाली अपनी आंटी है, ठीक है ना, पड़ोस वाली आंटी है, वो घर पे आई, छोटे बच्चे ने दरवाज़ा खोला, तो मम्मी अंदर से आई, या फिर मतलब बच्चा ही पास में खड़ा है, मम्मी अंदर आई और उसकी मम्मी उसके पास गई, जा करके बोला कि सामने पड़ोस वाले ने कहा कि आपके घर पे कोई टेबल या चेयर है,
अब टेबल या चेयर है तो उसने मना कर दिया कि नहीं हमारे घर, क्योंकि उसको देना नहीं चाहती वो। अब जब उसने मना कर दिया, अब बच्चे के दिमाग में आया कि मम्मी को पता नहीं है कि अपने घर में टेबल या चेयर है। वो बोलेगा बोल मम्मी, बोल क्या, बोल इधर आओ, अपने घर में टेबल या चेयर है। बोल कहाँ पे है। अब हालांकि मम्मी को पता है, अब मम्मी को गुस्सा तो उस टाइम बहुत आया, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। अब वो गई, बोला हाँ पता नहीं था मुझे, बच्चे को पता है, कोई बात नहीं, उसको दे दी। अब वो लेकर के वो पड़ोस वाली महिला जैसे ही बाहर गई, उसके बाद बच्चे के सड़ा सड़ा दो पड़ दी। अब बच्चा सोचे यार मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद मैंने चिपका दी, क्यों। फिर बच्चा सोचेगा कि हाँ इसका मतलब है कि अगर अपने पास कोई चीज़ हो तब भी हमें नहीं बतानी। वो कौन सा होता है, यहाँ पर बच्चा जाकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अगर नहीं करता है तो बच्चा झूठ बोलने की आदत सीख जाता है। दूसरी बात, अब कभी कभी क्या होता है शादी फंक्शन वगैरह में, मम्मी मान लीजिए दो बहनें हैं, एक मम्मी एक बच्चे की मौसी है, दोनों आपस में साड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जब भी मम्मी मान लो पार्टी में जा रही, बच्चे ने देखो यार है तो मम्मी लेकिन साड़ी किसकी, वो जाके पूछेगा मम्मी, मम्मी मान लो कुछ लेडीज के बीच में कह रही है कि देखो मैं नई साड़ी लेके ऐसे लेके या फिर मौसी उधर तारीफ करेगी देखो मैं नई साड़ी लेके, हालांकि दोनों ने एक्सचेंज किए। अब बच्चे को नहीं पता कि ऐसे नहीं बोलना, वो जाकर कहते मम्मी आज आपने मौसी वाली साड़ी कैसे पहन ली, या उससे पूछा मौसी आज आपने मेरी मम्मी की साड़ी कैसे पहन ली। अब उनके सामने पोल गया, वहाँ तो बच्चे को कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर आकर उसकी ऐसी गुड़ाई होती है कि बेचारा झूठ बोलना सीख जाता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बच्चे में, बच्चा जैसा देखता है वैसा बोलता है, लेकिन उसकी भावनाओं का दमन होता है, इसलिए बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। क्लियर। उसके बाद वही बात होगी ना, अभी तो मैंने बताया था आपको कि इसमें बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा। झूठ बोलने की आदत, बच्चे में चोरी करने की आदत। मान लीजिए बच्चे को गलत आदत पड़ गई, बच्चा झूठ बोल कर चीजें खाने लग गया, दुकान पे जाकर क्या लगा सामान लाके खाने लगा। अब बताओ रोज को पैसे कौन देगा, नहीं देगा, तो वो चोरी करने लग जाएगा। तो चोरी की आई और झूठ बोलेगा, बता दी यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं होने देंगे तो बच्चा झूठ बोलना सीखेगा। और चोरी की आदत कि मान लीजिए बच्चा गलत आदत सीख गया, बच्चा बार बार दुकान पे जा रहा है, वहां से कुछ सामान ला कर खा रहा है। अब बताइए एक दिन घर वालों दे दिया, 2 दिन दे दिया, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कितने दिन देंगे, पैसे नहीं देंगे। जब उसको नहीं देंगे तो बच्चा क्या करेगा, चोरी करेगा। तो चोरी की आदत भी इसी अवस्था में पड़ती है। तो बाल्यावस्था में कौन सी आदत उसको होती है, चोरी की अवस्था होती है। फिर उसके बाद सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक या रचनात्मक, सृजनात्मक या रचनात्मक आयु, सृजनात्मक या फिर रचनात्मक आयु। बच्चे में इस टाइम क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे में इस समय क्या होती है, इस अवस्था में बच्चे में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चा अलग अलग आपके सामने ऐसे ऐसे लॉजिक, ऐसे ऐसे दिमाग लगाएगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी क्रिएटिविटी करता है। जैसे हालांकि ये बात जब आपको मतलब एक अलग है, जब आपने आएगा बुद्धि आएगा उसकी बात अलग बताऊंगा। जैसे एक बार क्या था, एक गाँव में एक बाबा आया। अब बाबा जब आया तो बाबा के हाथ में क्या था, दो उसके बाद बच्चे आए। हालांकि एक क्रिएटिव बालक था, एक बालक ऐसा था जो बिल्कुल नॉर्मल मतलब चीज़ों को याद करके समझ करके वो काम करता, और एक ऐसा जो क्रिएटिविटी करता चीज़ों में। हालांकि इंटेलिजेंट अपने परसेंटेज देखिए, अगर बच्चे को अगर इंटेलिजेंसी के आधार पे देखिए ना, अपने इंटेलिजेंसी का मतलब मानते हैं कि पढ़ा, किताबों को रट करके नंबर लाया और नंबर ला करके टॉपर बन गया, वो होती है एक तरीके से अपने। लेकिन क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिव बच्चा खुद अपने सोचेगा, हालांकि उसके नंबर उससे जरूर कम आएंगे, लेकिन उसकी दिमाग बहुत तेज रहेगा, शार्प माइंडेड होगा वो। तो देखिए अब सृजनात्मकता, अब वो बाबा जब गांव में आया तो गांव में आने के बाद गांव में जब वो बाबा आ गया, अब बाबा गांव में आया तो आकर के उसने दोनों बच्चों को बुलाया, बोले इधर आओ। पहले जो बच्चा जो रट करके चीजें पास होता है ना, उसको बुलाया, बोले इधर आओ। बोल क्या, बोल ये मेरे हाथ में क्या है। उसने हाथ में एक दीपक लिया और दीपक को हाथ में से दिखा के बोले मेरे हाथ में क्या है। बोल बाबा जी दिया, दीपक है। बोले इस दीपक में दीपक जल रहा है। बोल जल रहा है। तो बता इस दीपक में ज्योति कहां से आई। बालक ने क्या बोला कि बता इस दीपक में ज्योति कहां से आई। अब वो बच्चा नहीं सोच सकता, बच्चे ने थोड़ी देर दिमाग लगाया, कहां से आई पता नहीं, जल गया होगा, कहां से आई नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने दूसरे बच्चे को बोला, इधर आ। वो बच्चा आया, बोले इस ये क्या मेरे हाथ में क्या है। बोल दीपक। बोले क्या इस दीपक में ज्योति है, मतलब क्या क्या हो रहा है। बोल दीपक जल रहा है, बोला जल रहा है। तो बता इस दीपक में ज्योति कहां से आई। वही सेम सवाल उससे पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वही सवाल इस सृजनात्मकता वाले बालक से पूछा, इसने क्या बोला, इसने वो बाबा से दिया लिया हाथ में। बोलो बाबा जी दो देखें बार। बाबा जी से ले लिया, दिए को लेकर के बोले इसमें ज्योति है ना। बोले है। उसने दिए को मारी फूंक,
दिया क्या हो गया, पूछ गया। बोल बाबा तू ये बता, तूने ये मेरे से पूछा ना कि ज्योति कहाँ से आई, लेकिन अब इसमें ये बता कि ये ज्योति कहाँ गई, जहाँ ये गई है ना वहीं से ये ज्योति वापस आती है। ये बालक इसको दें क्रिएटिविटी या रचनात्मक बालक के काम होते हैं। जो अपनी बाल्यावस्था थी उस बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सृजनात्मकता या रचनात्मकता। क्लियर। ये बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी। हालांकि विशेषताओं ने मानव क्या बोलते हैं, उपनाम बोलते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। विशेषताएं हम अलग से पढ़ेंगे, विशेषताएं हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है अपना ये, आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि किशोरावस्था क्या है। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है ये कौन सा, बाल्यावस्था। लेकिन इसमें बच्चे की पढ़ने की रुचि नहीं होती। बच्चे का ज्यादा ध्यान कौन सा होता है, कहा गया, खेलने में। लेकिन अगर शिक्षा में मैं रुचि की बात करूं, शिक्षा में रुचि किस अवस्था में जाकर के जाएगी, तो शिक्षा में रुचि बालक में किशोरावस्था में आएगी। इससे पहले बाल्यावस्था में बालक में कोई शिक्षा के प्रति रुचि नहीं आएगी। बच्चा स्कूल जाता है, सिर्फ इतना ही काम करता है कि वहां से स्कूल से आया, पढ़ा, जितना स्कूल में काम दिया उतना ही किया, बैग फेंका और चला खेलने, खेल की अवस्था होती है। लेकिन किशोरावस्था में जाकर के बच्चे में शिक्षा के प्रति रुचि आने लग जाती है। क्लियर। उसके बाद और जो एक से जिज्ञासा बोले ना, जिज्ञासाओं का भंडार होता है ये। लेकिन अगर जिज्ञासा की शुरुआत पूछे तो शेषावस्था में भी जिज्ञासाओं की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है जिज्ञासाओं की, ठीक है ना। शेषावस्था में भी जिज्ञासाओं की क्या हो जाती है, शुरुआत। तो शुरुआत शेषावस्था में जिज्ञासा की हो जाती है, लेकिन जिज्ञासा सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा कहाँ पे आती है, इस बाल्यावस्था में आती है। तो ये आज बाल्यावस्था के कुछ अपने अलग अलग नाम थे, उन नाम के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर देखते हैं आगे। बाल्यावस्था की आपको कल मैंने आपको परिभाषा बताई थी। आज फिर मैंने कुछ 2-4 नाम कल बताए थे, लेकिन कल पूरे नाम नहीं हो पाए थे। तो आज मैंने सारे नाम या सारे नाम नहीं है, एक तरीके से विशेषताएं भी है, उपनाम भी, दोनों तरीके से आप काम करते हो। जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे ना, यही चीजें उसमें दोबारा आएंगी। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं भी है और बाल्यावस्था के नाम भी है। तो ये बाल्यावस्था की आज अपनी दूसरी क्लास थी। उसमें हमने बाल्यावस्था की जो परिभाषाएं थी वो पढ़ी। आज हमने बाल्यावस्था के उपनाम पढ़ लिए। सिलेबस आई थिंक बहुत फास्ट तरीके से चल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है स्लो चल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं और अपन तेज कर लेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं लग रहा कि आधे घंटे की क्लास में यहाँ तक हम 4 या 5 क्लास, हम लगभग 10 क्लास में बाल्यावस्था तक पहुँच गए। आज की आप लोग क्लास एकदम अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो पहले इस क्लास को लाइक कीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्लास को आप एक बार, अब नोट्स बनाने के बाद अब दोबारा एक बार क्लास को जरूर देखें। अब आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाने के बाद एक बार दोबारा क्लास को देखें, ताकि जो बने हुए नोट्स हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नोट्स आप पूरे प्रॉपर, मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप लिख रहे होंगे। जब आपके पास पूरे अच्छे तरीके से हो जाए ना, तब आप देखना कितने महत्वपूर्ण नोट्स हैं। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जो उसमें आप एजुकेशन हब के नाम से है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाकर कमेंट कर दीजिएगा। अपने लिए खुला है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि उसमें मतलब ऐसे करते हैं अपन यहाँ बंद है, एडमिन कर सकते नहीं, अपने कोई दिक्कत बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। ओके। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम मिल जाए। हिंदी क्लास की आपकी करते हैं कोशिश, देखते हैं। अच्छा, जितनी क्लासेस हो सकती है आगे से आगे आप क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, आपका सब कुछ सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे आगे से आगे। लेकिन अभी जितना चल रहा है उतने ही काम चलाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।